गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि सिंह है और कल हम लोगों ने बात किया था मोशन पे। पहला जो मेरा वीडियो बनाया था मैंने मोशन का इंट्रो दिया था। मैंने आपको बताया था दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्योंकि न्यूमेरिकल के जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं यहीं से आते हैं। जो बच्चे डर जाते हैं जबकि बहुत आसान न्यूमेरिकल आता है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान देखेंगे, समझेंगे, खुद को समझाएंगे, तो आज के बाद कम से कम गति के समीकरण से जो न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलते हैं। गति का समीकरण, जब हम फिजिक्स पढ़ते थे हम लोग तो इसको पूरा प्रूफ करना हमें सिखाया जाता था कि तीनों समीकरण कैसे प्रूफ किए जाते हैं। लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, आपको बस ये तीनों इक्वेशंस दिमाग में रखने हैं। जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो हैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरा समीकरण है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, T थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ आपको, T और प्लस में डिफरेंस क्लियर। और तीसरा है वो है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये जो आप तीन इक्वेशन देख रहे हो, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों बेसिक इक्वेशन है और यहीं से तो प्रॉब्लम बननी है आपकी। ठीक है, अब आपको पहली बात तो ये कि इक्वेशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। आप किसी बैकग्राउंड के आपको ने फिजिक्स कभी ना पढ़ी हो, इसको याद तो कर सकते हो। याद करना है में क्या है, याद तो आप अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या साइंस बैकग्राउंड के हो तो याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है v, एकदम याद कर लो व्हाट इज v जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v रिप्रेजेंट कर रहा है अंतिम वेग को। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है प्रारंभिक वेग को। ठीक, t आपको पता है t क्या है, तो समय है। s किसको रिप्रेजेंट करता है, s रिप्रेजेंट करता है विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को। क्या है आपको ये चार चीज़ तो याद रखनी है ना, बस ये चार चीज़ तो याद रखनी है आपको। ये चार चीज़ क्या, पहली चीज़ आपको याद रखनी है v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, t समय, s विस्थापन। ठीक, फिर से याद करते हैं, v अंतिम वेग, अब भी पॉज करेंगे वीडियो, अब भी का अभी दिमाग में रखेंगे, v अंतिम वेग लास्ट वेलोसिटी को, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी को, प्रारंभिक वेग को, t टाइम को, s विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। सही है, किसको, विस्थापन को। ये आपको एनी हाउ याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद है तभी आप बना पाएंगे। और ये आपको ये तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो आप याद करते ही हो मैथ्स में, यहाँ तो केवल ये तीन फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। ठीक, क्योंकि जब आपको ये याद हो जाएगा तो आपको एक बात पता है, मैं मैथ में हमेशा बताता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं मैथ में एक बात हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन, एक तरह से क्या है, एक फॉर्मूला ही तो है ना, ये मैथ्स का समझो एक तरह से फॉर्मूला है। जब भी कोई फॉर्मूला आता है ना तो उस वो फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, अभी देखिए जैसे पहला वाला फॉर्मूला है, इसमें एक ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसे हम चर राशियाँ कहते हैं, v है, u है, a है और t है, ये वेरिएबल्स ही तो हैं। अब जितने वेरिएबल्स होते हैं किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी इक्वेशन में इस तरह के, उतने ही क्या हो जाते हैं, उतने ही टाइप बन जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। आप याद रखिए, v देगा, u देगा, a देगा, t पूछ देगा, u देगा, a देगा, t देगा, v पूछ देगा, आपको v a t दे के u पूछ देगा। इन चारों में से कोई तीन देगा और आपसे चौथा पूछ देगा। वो इसमें देखिए आपको s पूछेगा, u दे देगा, t दे देगा, a दे देगा, आपसे s पूछ देगा। आपको यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे u दे देगा, s a और s आपसे v पूछ देगा। मतलब आप याद रखिए कि ये जितने भी आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं क्या है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक तो इनको याद रखना है ये क्या है, और दूसरी बात आप बस देखिए कि क्या दिया हुआ है और आपसे वो क्या पूछ रहा है। बस इसमें पुट करना है वैल्यूज़ को, और फिर एक सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करना होता है आपको। ठीक, और ये पूरा का पूरा सॉल्व होके आ जाता है, ध्यान में रहेगा। अभी वीडियो पॉज कीजिएगा, अपने आप को इतना फिर से समझाइए। मेरे समझाने में हमेशा कहता हूँ, कोई भी चीज़ टीचर समझाने नहीं आती, खुद समझाइए अपने को। जब आप ये समझाओगे अच्छे से, अपने आप को ये अच्छे से बताओगे, उसके बाद
तब आगे अब आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आइएगा, तब आप प्रॉब्लम पे आइएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद याद कर लीजिए, ये आपको बुक्स में हर जगह भी अवेलेबल है। याद होना चाहिए भाई, अगर आपको ये याद होगा तभी इस पे प्रॉब्लम आप बना पाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और बस ये याद होना चाहिए कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिया हुआ है। ठीक, बहुत जल्दी बनता है, विद इन सेकेंड प्रॉब्लम बनती है इसकी। क्लियर है? चलिए देखा जाए इस पर प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स बनती है। ठीक, मैं एक बिल्कुल आसान सी पहली प्रॉब्लम्स यहाँ से उठाता हूँ। ठीक है, अगर मैं पहली प्रॉब्लम्स यहाँ से देखता हूँ एक, तो प्रॉब्लम क्या है मैं बोल भी दे रहा हूँ, मैं इसको लिख भी दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 6 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड तक जाने वाली कार का विस्थापन क्या होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम ये है 10.5 मीटर पर सेकेंड, मैं लिख देता हूँ जल्दी से प्रॉब्लम को। ठीक है, 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड तक जाने वाली कार का विस्थापन क्या होगा। जल्दी से देखिए, अब इस प्रॉब्लम में आप बिल्कुल एक बात देखिए यहाँ ध्यान से, क्या दिया हुआ है। जैसे ही आपको प्रॉब्लम है जाने वाली कार का, आपको पहले तो एग्जाम में समझना होगा, कार है, चल रही है, विस्थापन है, यानी वो एक तरह से गति की प्रॉब्लम, मोशन की प्रॉब्लम है। तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए मोशन का फॉर्मूला, मोशन की तीनों इक्वेशंस। ठीक है, दिमाग में जैसे ही आपको स्ट्राइक किया करना क्या है, उसके बाद आप देखिए ये क्या दिया हुआ है, आपका दिमाग चलना चाहिए भाई ये क्या है, त्वरण। त्वरण यानी ए की वैल्यू दिया है, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड तक जाने में, यानी 6 पहले स्पीड क्या थी, पहले स्पीड यानी इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड यानी यू दिया हुआ है आपको 6 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड तक जाने में, यानी वो 12 मीटर पर सेकेंड पे चला गया, 12 मीटर पर सेकेंड पे चला गया है। यानी ये आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट आपको वेलोसिटी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए यू भी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे विस्थापन पूछ रहा है, यानी एस की वैल्यू पूछ रहा है। क्या है इसमें, बस अपने को समझाना है कि प्रॉब्लम किसकी है, विस्थापन दिखा आपको, त्वरण दिखा आपको, समझ जाना चाहिए तो गति के समीकरण की प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसी गति के समीकरण की प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है, इसमें यू दिया हुआ है, इसमें वी दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है भैया, एस पूछ रहा है। ठीक, तुरंत आपको ये देखना भाई ए यू वी और एस, इन तीनों के, क्योंकि टाइम तो है नहीं, तो हमें इसमें कहीं भी टाइम नहीं दिया हुआ है भाई, टाइम दिया है भी नहीं और टाइम पूछ भी नहीं रहा है। तो एक बात सिंपल सी दिमाग में रखना है कि हमें उस फॉर्मूले को यूज़ करना है तुरंत, विद इन सेकेंड दिमाग में रहे। और कैसे आएगा, जब आप खुद को समझाओगे, मेरे समझाने नहीं, खुद को जब समझाओगे कि भाई टाइम तो दिया नहीं है, केवल ए यू वी दिया और एस पूछ रहा है, यानी कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ए यू वी और एस ये चारों आते हैं। और जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, आपको समझ में आएगा भाई ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टी है नहीं, बाकी हमें 3 चीज़ें पता है, बस हमें इसी में रखना है। वी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, ए की वैल्यू दी हुई है 0.5। एस हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता वो हम इसको एस को ऐसे ही रख देते हैं। यही ना हमें सॉल्व करना है, सिंपल सी मैथ्स हो गई ये तो। इतनी मैथ्स तो आपको आती नहीं आती तो मैं किस लिए हूँ। ठीक, तो क्या करना है, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी ये कितना है आपका यहाँ पे 144। मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ, एक स्टेप खा रहा हूँ, 6 का स्क्वायर यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.52, यानी केवल एस रह जाएगा यहाँ पे। भाई आधे में 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1 और एस यहाँ पे कितना हो जाएगा एस, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 माइनस 36, यानी 108
मीटर। यही तो हो गया आपका आंसर। सिंपल सा क्या था, एक सिंपल सा फॉर्मूला। ऐसे तो हजारों फॉर्मूले आपको मैथ्स में पढ़ने होते हैं, फिजिक्स में नाम पे आप डर जाते हो। फिजिक्स क्या है, वही तो है। एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे। क्यों यूज़ किया ये फॉर्मूला, क्यों यूज़ किया, फिर समझाओ पॉज करके अपने आप को। क्यों, क्योंकि हमें ए दिया था, यू दिया था, वी दिया था और एस हमें फाइंड करना था। तो हमें देखना था कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये केवल चारों आते हैं। तो हम टी वाले फॉर्मूले को नहीं लेंगे, पहले दो फॉर्मूले को। तीसरे वाले फॉर्मूले पे इसको वी स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस 2as पे से हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कोई डाउट, क्लियर है चीज़ें आपको, समझ में आई? ठीक है, नहीं है तो फिर आप पूछिए। मैं कहता हूँ ना कमेंट बॉक्स में कमेंट की जो पूछे सर मुझे को नहीं आई फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊँगा। ठीक है, अभी तो मैं बहुत इनिशियली समझा रहा हूँ, इसको दिमाग में रहेगा। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि वजह मैं दूसरी प्रॉब्लम पे चलता हूँ। जब हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं तो क्या पूछा है भाई एसएससी ने इस पे, कभी दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है। एक प्रॉब्लम है, एसएससी कह रहा है कि एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक सीधी रेखा में विश्रामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। देखिए यहाँ से आप एक नई चीज़ सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 4 सेकंड के पश्चात पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं पहले प्रॉब्लम को लिख देता हूँ जल्दी से। प्रॉब्लम कह रहा है कि एक पिंड 4 मीटर, क्वेश्चन आपका क्या है, ये है एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है, त्वरण से क्या करता है, एक सीधी रेखा में विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, विरामावस्था चलना प्रारंभ करता है। आगे प्रॉब्लम कह रहा है कि भाई 4 सेकंड के बाद, 4 पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, 4 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कीजिए। आप खुद देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। एक बार पॉज करके खुद इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊँगा, ठीक है, तो देखिए आप एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक कोशिश यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड यानी एक के क्या त्वरण, यानी आपको क्या दिया हुआ, आपको ये सब लिखना नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, मैं तो समझा रहा हूँ आपको, इसलिए लिख रहा हूँ। आपको तो एग्जाम में तुरंत, मतलब खुद को इतना समझाओ, इस तरह की इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, खुद को समझाइए, मैथ की तरह सिखाइए खुद को। जब आप मैथ की तरह सिखाते हैं, खुद को समझाते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि किस प्रॉब्लम में एक्चुअल में करना क्या है, किस तरह ये प्रॉब्लम हमारा एक्चुअल में सॉल्व हो जाएगा, हमें दिख रहा है अभी। ठीक है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में किस तरह सॉल्व हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमें ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। हम एकेडमी में नहीं ना सॉल्व करने जा रहे हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है, दिखाना है, सॉल्व करना है तो हमें नंबर मिलेगा। स्टेप्स पे नंबर नहीं मिलते, आपका तुरंत विद इन सेकंड स्ट्राइक करना चाहिए। जो टाइम लगना चाहिए कैलकुलेशन में लगना चाहिए। हमें क्या दिया, हमें त्वरण दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है एक, अब देखो यहाँ समझो, ये मैंने कहा ना अपने आप में प्रॉब्लम, इसको बस घोल के पी जाओ। विरामावस्था वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, विरामावस्था से चलना यानी रेस्ट की पोजीशन से चलना शुरू करता है, यानी वो रुका हुआ था। जहाँ कहीं भी ये वर्ड आ रहा है विरामावस्था, बस खुद को समझा लेना है। इसका मतलब है कि जो प्रारंभिक वेग है, जो इनिशियल स्पीड है, सॉरी वेलोसिटी है, वो क्या होगी, ज़ीरो, यानी u की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। दिमाग में रखो, कभी भी विरामावस्था वर्ड आए, कभी भी आए विरामावस्था, रेस्ट की पोजीशन, विश्रामावस्था, तो याद रखना है हमें कि u की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, ज़ीरो।
u की वैल्यू क्या होगी 0, 10 बार समझाओ, u की वैल्यू क्या होगी 0, सही है। अब a u दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, t टाइम दिया हुआ है, कह रहा है 4 सेकंड के बाद, भाई कोई चलना शुरू कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुरंत से, ठीक है, तो कह रहा है t 4 सेकंड के बाद उसका अब वेग क्या होगा, यानी आपसे अब वेग क्या होगा, अब का मतलब क्या, प्रेजेंट यानी लास्ट 4 सेकंड के बाद का क्या पूछ रहा है वो, v की वैल्यू। किसी कोई डाउट, a दिया हुआ था, u कहाँ से हमने निकाला, फिर से दिमाग रखो, विरामावस्था, विरामावस्था मतलब रेस्ट की पोजीशन, मतलब u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0, ठीक है। 4 सेकंड के बाद यानी t बराबर कितना है 4, और हमसे क्या पूछ रहा है वो v की वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो, सही नहीं, क्योंकि 4 सेकंड के बाद। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला है, a दिया, u दिया, t दिया, v, किस फॉर्मूले में ये चारों आते हैं, v पूछ रहा है, ये तीनों दिया हुआ है, किस फॉर्मूले में आते हैं, पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। अब तो निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे से पहले निकाल लीजिए आंसर, सही है। v की वैल्यू निकालनी, u की वैल्यू कितनी है 0, ए टी, a यानी 4, t यानी 4, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 मीटर पर सेकेंड। समझा लिया खुद को आपने कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 मीटर पर सेकेंड आ गई, सही है। तो जब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, और वो किस फॉर्मूले में आएगा। फिर से, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, और वो किस फॉर्मूले में आएगा, ये सब सोचने में आपको 5 से 6 सेकंड लगने चाहिए। जब आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को अच्छे समझाता है ना एक बच्चा, भाई अब तो मेहनत पर डिपेंड करता है ना आप कितनी मेहनत करते हो, है कि नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एकेडमी का एग्ज़ाम दिमाग से होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिमाग से नहीं होता। आप कितने टैलेंटेड हो ना, टैलेंट आपके अंदर क्या है, आप कितने जीनियस हो ना, इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट इस बात का पड़ता है आप कितने लेबोरियस हो, आप कितने मेहनती हो। ये जो बच्चा बहुत मेहनती होगा, जो इस प्रॉब्लम्स को समझाएगा, खुद को समझाएगा, वो समझ जाएगा कि जैसे ही विरामावस्था से आई ये बात, अब मैं अलग से फॉर्मूला लिख दूं यहाँ की सब, जब विरामावस्था की होता है तो u 0 होता है, तो फॉर्मूले में हर जगह मैं फिर एक नया फॉर्मूला फॉर्म करूँ, आपको हर जगह u गायब करूँ, कोई मतलब नहीं बनता है। आपको खुद को समझाना है ये कि जैसी विरामावस्था हो u 0 होगा, यानी v इज इक्वल टू क्या होगा 80, सीधे v इज इक्वल टू क्या होगा 80, यानी 4 × 4 16। आप ऐसे ही बिना पेपर पेन के आप उसको रफ वर्क भी नहीं करोगे और ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी आपकी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन खुद को समझाओ कि अगर विरामावस्था से चलना शुरू किया है तो v क्या हो जाएगा, सॉरी u क्या हो जाएगा 0, u 0 तो v इज इक्वल टू 80। समझ में आ रही बात। तब s इज इक्वल टू क्या होगा, भाई s का फॉर्मूला क्या था ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut गायब हो जाएगा क्योंकि u इज इक्वल टू t भी गायब, तो s इज इक्वल टू क्या होगा हाफ एटी स्क्वायर होगा ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा u स्क्वायर प्लस 2s, u स्क्वायर गायब, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये अपने को समझाओ, ये मैं नहीं समझाऊंगा, हर चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं लिखूंगा, याद रखिए। क्लियर है, गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बनाइए जितनी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है भाई, फिजिक्स का सबसे आसान न्यूमेरिकल है ये, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहीं से। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। क्या होता है, अभी आप आगे एक चीज़ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। आप सबने बचपन से पढ़ा है भाई, वो न्यूटन भी तो वही एप्पल नीचे गिर रहा था। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, चीज़ों को आप देखेंगे, पढ़ेंगे। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझते चलिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं। अभी क्या था कि हमने जो 2 प्रॉब्लम बनाई अभी, और इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स अभी आप देखिएगा, आप भी बनाइएगा। ये सारी प्रॉब्लम थी कि एक ऐसे चल रहा था, समझ रहे, ठीक। अभी क्या है ऐसे, यानी आप बहुत पूछा जाता है किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, उछाल रहे हो, ठीक है। ये मार्कर मैंने ऐसे क्या कर दिया, उछाल दिया, ऐसे उछाल रहा हूँ मैं मार्कर, कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, आ रही बात समझ में। तो एक होता है, अभी तो हम ऐसे चल रहे थे ना, अभी क्या है, हम इसको ऊपर के साइड में कुछ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, किसी भी चीज़ को, बॉल को फेंक रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। तब क्या होता है, तब भी तो यही इक्वेशन है, चीज़ें यही हैं, लेकिन तब समझिएगा आप कुछ नहीं, तब आप समझिए कि 2 कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। पहली, जब
पिंड को, ठीक है, बस समझिएगा भाई, हैंडराइटिंग मेरी आपको पता ही है, जब पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, क्या करते हैं, जब हम पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब हम पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, जब हम पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी यहाँ थी पिंड और हमने इसको कहाँ फेंक दिया भाई, ऊपर की साइड में फेंक दिया, खुद समझिएगा। तो अब यहाँ से जब ऊपर फेंकते हो तो यहाँ बस क्या है, सारे फॉर्मूले वही हैं, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो ना, तो ग्रेविटेशनल रखो, क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, सीधी सी भाषा में यार, पृथ्वी की चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हो, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो, दड़ी जी इज इक्वल टू आप क्या कहते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलमोस्ट। या तो आपके एग्जाम में गिवन भी होगा, किसी प्रॉब्लम में नॉर्मली क्या होता है ना, जब एसएससी में एसएससी की प्रॉब्लम्स होती हैं या ये कम्पिटेटिव एग्जाम सिविल सर्विसेज की कोई प्रॉब्लम होती है, पीसीएस में या टेट में प्रॉब्लम दिया है, तो अक्सर आपको जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे देता है, गिवन रहता है वहाँ पे, ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो, क्योंकि आपसे वो कैलकुलेशन बहुत एक्सपेक्ट नहीं करता, हालांकि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जब आप नीचे से फेंक रहे होते हो ना, तो बस वही जो आपके सारे फॉर्मूले सब कुछ वही है, बस चीज़ें क्या बदलती हैं इसको ध्यान रखिएगा जब नीचे से आप ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था ना, पहला फॉर्मूला आपका ये था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सही है। अब a की जगह आ जाता है g, a की जगह क्या आ जाता है g, पहली बात दिमाग में आई। दूसरी बात ये कि जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे होते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा होता है, उसको रोक रहा होता है, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना वो बोर्ड एंड स्ट्रीम में, कि धारा क्या करती है, जब आप धारा के विरुद्ध जा रहे होते हैं तो धारा आपको क्या कर रही होती है, स्ट्रीम आपको क्या कर रहा है, रोक रहा होता है। नाव वैसे आ रही, धारा ऐसे, तो क्या कर रहा है, रोक रहा होता है, याद आ रहा है। तो हम कहते थे कि वहाँ पे क्या होगा, जो स्पीड ऑफ बोर्ड होगी वो क्या होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ बोर्ड जो वहाँ पे होगी होगी स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टिल वाटर माइनस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ करंट। तो ये वही चीज़ है, वही अप स्ट्रीम की बात कर रहा है कि नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो भाई ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी हर फॉर्मूले में आपका दूसरा फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना। तो ए की जगह क्या आ गया भाई, जी आ गया, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ए की जगह क्या आ गया, जी आ गया। दूसरा एस की जगह क्या आ जाता है, एच आ जाता है। अब कहोगे सर एच क्या है, अरे यार भाई वही है, ऐसे जा रहे थे तो विस्थापन ऐसे था, ऐसे जा रहे थे तो ऊंचाई बोलते हैं उसको हाइट, इसलिए एच फॉर हाइट, तो वहाँ एच आ गया, कुछ नहीं, ऐसे था तो एस था, डिस्टेंस की बात थी, विस्थापन की डिस्प्लेसमेंट की बात थी, अब ऐसे चला गया तो एच हो गया। आप कंफ्यूज मत हो यार, वही सब फॉर्मूला है बस। फिर वही जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि जी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कर रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तीसरा फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, सॉरी 2as। तो भाई s की जगह क्या हो जाएगा, s की जगह h हो जाएगा, g और a की जगह g हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो गया। क्यों बस माइनस क्यों गया, क्योंकि जब नीचे से ऊपर फेंकोगे, बस याद रखो नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींचेगा, नीचे खींच रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, फोर्स आपको नीचे ले जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, मंदन वाला काम होगा, रोकेगा आपको। रिलेटिव स्पीड वाली बात याद है, रिलेटिव स्पीड जैसे सीखते थे उसको रोकेगा, तब ये हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे, बस दिमाग में याद रखना है आपको। लेकिन जब चीज़ें ऊपर से नीचे फेंकी जाती हैं तो भाई तब यही सब कुछ देखो यार, जब चीज़ें नीचे से ऊपर से नीचे फेंकोगे तो भाई आप उसको नीचे फेंक रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो हेल्प ही कर रहा है, आप भी नीचे जा रहे हो, आपने अपनी स्पीड से फेंक ही रखा है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको अपनी तरफ कर रहा है, यानी जिधर नाव जा रही उधर धारा भी जा रहा है, दोनों तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हुआ, प्लस होगा नहीं, जैसे डाउन स्ट्रीम वाला केस होता था, बस वही डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन नीचे। तो यहाँ पे क्या सारे फॉर्मूले वही हैं, बस v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जहाँ वही फॉर्मूला जो हमने अभी 3 शुरू में पढ़े थे ना फॉर्मूले, प्लस था, बस a की जगह g आ गया, ठीक है, s की जगह h आ गया, जी टी स्क्वायर चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर प्लस 2gh आ गया। सब भाई वही है, बस याद रखो किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हो तो बस भाई नीचे ऊपर नीचे फेंकते हो तो ये फॉर्मूला जो आपने गति के नियम वाले तीनों पढ़े थे वही समीकरण है, बस g लगा दीजिएगा s की a की जगह और s की जगह h, और ये वाला फॉर्मूला तब जब नीचे से ऊपर फेंक रहो, नीचे से ऊपर तब निगेटिव वहाँ पे, ठीक है।
जी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। दिमाग में रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ से अब यहाँ से हम देखते हैं प्रॉब्लम कैसे बनती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, यहाँ से प्रॉब्लम कैसे बन रही होती है। बस आप एक छोटी सी बात याद रखना, इससे पहले कि हम प्रॉब्लम बनाएं एक बात याद रखो, बचपन में एक चीज़ का कंपटीशन बहुत करते थे हम, याद है ये? छोटे में खेला है कैनवस की बॉल से, जब बैट नहीं था हम लोग हमेशा क्रिकेट खेलते थे, बैट अवेलेबल हो भाई, जिसका बैट है लेके भाग जाता था कभी कभी। तो हम लोग खेलते थे तो क्या करते थे, याद आ रहा है? केवल कहते थे कौन कितना ऊपर बॉल फेंक देगा। अब तो नहीं यार, हम लोग की तो एज हो गई कि अब 2-3 बार बॉल फेंकेंगे तो ये कंधा दर्द करने लगेगा, घिस जाएगा। आपकी एज में तो वो बॉल क्या करते थे, कितना ऊपर फेंक सकता है। तो जब ऊपर बॉल फेंकते भाई मेरी ज़्यादा तुमसे हाई गई, मेरी तुम्हारा ज़्यादा हाई गई, हम लोग कैच की प्रैक्टिस करते थे, हाई हाई बॉल फेंकते थे। तो बस वही चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो हाईएस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, महत्तम ऊंचाई, वो कितने हाईएस्ट पीक पे जाएगा, बहुत पूछा जाता है। महत्तम ऊंचाई, कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी ये वर्ड यूज़ हो ना, महत्तम ऊंचाई निकालिए, महत्तम ऊंचाई निकालिए। ये जिसको इतने फोर्स से फेंका गया ऊपर, ठीक है, इतने, तो उसकी महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो महत्तम ऊंचाई जहाँ पे बात आती है ना, हाईएस्ट, बस यार याद रखो, जब कोई चीज़ ना एकदम ऊंचाई पे अपने पहुँच जाती है, ऊंचाई पे जा रही एकदम पहुंच गई, तो एक निकलते एक सेकंड, थोड़ा सा सेकंड तो बोलते कुछ समय के लिए स्थिर नहीं बोलते, स्थिर हो जाती है, स्थिर वहाँ रुकती है हल्का सा, फिर वो नीचे आती है। ठीक है, जब हम ग्राफ में पढ़ते हैं तो एक पठार की स्थिति होती है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, इस प्लेस पे रुकती है, वो फिर नीचे आती है। तो यानी जब आप किसी को महत्तम ऊंचाई फेंकते हो ना, तो वहाँ पे जो आपका अंतिम वेग है ना वो ज़ीरो हो जाता है। बस यही आपको याद रखना है, यानी v की वैल्यू ज़ीरो। बस अपने आप को समझाओ, जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंक रहे होते हैं तो जब वो महत्तम ऊंचाई पे जाता है तो v की वैल्यू ज़ीरो होती है। जहाँ कहीं महत्तम ऊंचाई की बात आ गई, v की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। समझा लेंगे, जैसे ही महत्तम ऊंचाई की बात आई तो v की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, आपसे पूछता है अक्सर कि महत्तम ऊंचाई पे फेंक, कितनी महत्तम ऊंचाई पे जा सकता है, तो आप क्या कर देंगे भाई, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सही है, यहाँ पे तो v की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो आप बस किसी फॉर्मूले में v की वैल्यू, मैं देखिए अलग से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप v की वैल्यू ज़ीरो रख दीजिएगा। ठीक है, v की वैल्यू ज़ीरो आप क्या कर देंगे, रख देंगे। मैं फॉर्मूला रख सकता हूँ कि भाई v स्क्वायर इज इक्वल होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh, चूँकि इसकी बात हो रही तो मैं इसमें कह रहा हूँ, तो v की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे आप। तो ये सॉरी माइनस gh होता है क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो यू स्क्वायर इज इक्वल, चूँकि ये ज़ीरो हो गया तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो यू स्क्वायर, तो h की वैल्यू आप निकालो तो क्या होगा, h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से h की वैल्यू ये होगी यू स्क्वायर बाई 2g। जब हम यहाँ से h की वैल्यू की बात करेंगे तो h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू यही ना होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब आपको सर एक नया फार्मूला आ गया, देखने में अच्छा लगता है, नया फार्मूला यूज़ मत करना भाई, यूज़ तो बस आप इस बेसिक फार्मूले को ही दिमाग में रखो। कुछ नया दिमाग में जितना डालोगे उतना ही आपको लगने लगा अरे यार सर फिर से फिजिक्स पे चले गए। नहीं, मैं फिर से फिजिक्स पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। बस आप ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g, जैसे वहाँ पे सिखाया था ना, विरामावस्था है तो यू की वैल्यू ज़ीरो, विरामावस्था है तो यू की वैल्यू ज़ीरो, है ना। बस यहाँ रखो महत्तम ऊंचाई है तो वी ज़ीरो, एकदम ऊंचाई पे जाके वो स्थिर हो जाता है, उसकी वी की वैल्यू ज़ीरो, अंतिम वेग ज़ीरो। ठीक है, 100 बार समझा लो अपने आप को, अभी वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अब ये ज़ीरो हो गया, तो आप यहाँ से अब इस प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, बना लोगे। ठीक, मैं एक दो प्रॉब्लम जल्दी से देख लेता हूँ इस पर, फिर आज यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। गति के समीकरण, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम पूछेगा नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, जो ना आए वो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या जो बच्चे, ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक, प्रॉब्लम्स भी मैं कुछ लेके आऊँगा। वैसे मैं पहले एक प्रॉब्लम यहाँ से लेता हूँ आपको। प्रॉब्लम कह रहा है कि भाई प्रॉब्लम तो याद रहते नहीं हैं। कह रहा है एक पिंड 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक पिंड 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका
जाता है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में छोटी सी एक गलती इन्होंने कर रखी है, जहाँ से मैं प्रॉब्लम कॉपी कर रहा हूँ अभी देख मैं पढ़ा, यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने एक छोटी सी गलती कर रखी है, ठीक है। वो छोटी सी गलती क्या है भाई, दिख रहा है आप लोग को ये प्रॉब्लम? छोटी सी गलती इन्होंने क्या कर रखी है, छोटी सी गलती ये कर रखी है इस प्रॉब्लम में कि वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि ऊपर की ओर कैसे फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ठीक है। यानी उसको आप ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे वाला तो भी आपको पढ़ाऊंगा जिसको प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहते हैं या प्रक्षेपण गति कहते हैं, इस ऐसे नहीं फेंकते, इसको ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, सीधा एकदम ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वो लिखा रहेगा कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक, उसको आप याद रखिएगा। तो ऊपर की ओर फेंका जाता है, कह रहा है पिंड द्वारा प्राप्त, दिख रहा है यहाँ से, क्लियर है भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं यार, मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं पढ़ देना क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है कि मैं खुद ही 10 मिनट बाद नहीं पढ़ पाता हूँ। एक पिंड 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। किस वेग से भाई? 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए अब ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ गया, पूरा ऐसा कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जिन्होंने अच्छे से इस वीडियो को देखा है खुद को पढ़ाया है, इसके बाद मेरे पढ़ाने से नहीं, खुद को पढ़ाया है, वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कह रहा है उसने 98 मीटर पर सेकंड की वेग से उसको क्या किया, ऊपर फेंका। इसमें मैंने कहा ना किसी किसी प्रॉब्लम में गिवन होता है, किसी किसी प्रॉब्लम गिवन नहीं होता है। जी की वैल्यू नहीं गिवन, हमें पता है जी की यूनिवर्सल वैल्यू जो हमें पता है भाई 9.8 मीटर पर सेकंड। जब ऊपर फेंक रहा हो तो ये हमें क्लियर है कि भाई 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। दूसरी बात क्या दिया हुआ है, यू की वैल्यू दी हुई है 98 मीटर पर सेकंड। क्या है भाई 98 मीटर पर सेकंड के से आप फेंक रहे हो ना ऊपर, आप फेंक रहे हो, शुरुआत है वो, यानी प्रारंभिक वेग है, उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, 9.8 लग रहा है। आपसे पूछ रहा है अब महत्तम जैसे ही वर्ड आ गया, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपका दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ठीक है, कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और आपसे क्या पूछा उसने, आपसे पूछना कि महत्तम ऊंचाई यानी h की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बता दो? h की वैल्यू बता दो। सही है, फिर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखा जाए। देखना क्या है आपको, G U V H T के कोई रूल ही नहीं है। जहाँ T का रोल कहाँ नहीं होता है, उसको समझाओ, हर एक फॉर्मूला समझाना किसका रोल है। T का रोल कहाँ नहीं होता है, T का रोल इस वाले फॉर्मूले में नहीं होता है। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS 2AS। अब चूंकि ऊपर वाला है, A की जगह क्या आ जाएगा, G। मैं बार बार लिख रहा हूँ, उसको फिर इरेज कर रहा हूँ, इसलिए आप समझो कि वही फॉर्मूला है, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है। क्या आ जाएगा, G ऊपर फेंक रहा हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस S की जगह क्या आ जाएगा, H। तो आपको एग्जाम में तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि V 0 हो गया तो U स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2GH। सारे वैल्यू उठा के रख दो। U की वैल्यू कितनी दी हुई है, 98, 2G की वैल्यू 9.8 इंटू H। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 98 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, ठीक है, सॉरी 98 स्क्वायर। देखिए मैं खुद U स्क्वायर था ना, U स्क्वायर 98 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 98 इंटू 98। सही है, 98 इंटू 98 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। ये तो सिंपल सी मैथ्स है ना, ये तो आप इसको बना रहे होते हो। अब आपको पता है इससे कितने टाइम्स में जा रहा है, ठीक है, ये इससे 10 टाइम्स में जा रहा है, फिर 2 से, ठीक है। अब 2 से चाहे तो इसको कैंसिल कर दो 5, या 2 से इसको निकाल दो, 2 से इसको निकालो, कितनी बार जा रहा है, 49 टाइम्स। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 490 मीटर। और ये लगाने में आपको 10 सेकंड लगेंगे। अगर आपने खुद को पढ़ाया है, खुद को सिखाया है, खुद को समझाया है, तो आपको लगाने में से कितने लगेंगे, 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इस प्रॉब्लम को लगाने में, मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने खुद को सिखाया। क्योंकि आप जब खुद को सिखा रहे होते तो मैं सिखा रहा इतना समझ, जब आप खुद को सिखा रहे होते ना, आपको पता होता है महत्तम ऊंचाई। आप 20 बार अपने को समझाए होते, अपने दिमाग में आग बन के खुद को समझाए होते कि महत्तम ऊंचाई यानी V की वैल्यू 0, यानी अंतिम वेग 0 है ना, सिखा रहे होते हो ना अपने आप को। तो बस वही चीज़ है। अब H बराबर कितना हो गया, 490 मीटर बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिखा लेंगे खुद को, नहीं आया पूछेगा, फिर पूछेगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, फिर से करूँगा। 20 बार समझाता हूँ, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं 20 बार समझाता हूँ, तो ऑनलाइन में क्यों नहीं समझाऊंगा यार, वही चीज़ है, कुछ बहुत अंतर नहीं है, ठीक है।
h इज इक्वल टू कितना हो गया 400 नैनोमीटर। इस तरह की प्रॉब्लम बना लेंगे आप एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपने देखा मेरे बहुत सी प्रॉब्लम तो मैं नहीं बनवा सकता यहाँ पे, लेकिन जितनी मैंने आपसे करवाई है, जितनी मैंने आपसे बनवाई है, ये सारी प्रॉब्लम आपके समझ में आ गई होगी। अब आपका काम क्या है, इसको अच्छे से देखिए, समझिए, खुद को समझाइए, इस पे जितनी प्रॉब्लम्स हो सके ढूंढिए, सॉल्व कीजिए, हर जगह जाइए, बुक्स में देखिए, एसएससी के पुराने पेपर्स देखिए रेलवे ने क्या पूछा, ठीक है, एनटीपीसी ने क्या पूछा हुआ है, यूपीपी में क्या, यूपीएसआई ने क्या पूछा हुआ, इस तरह की प्रॉब्लम्स उस पर जाइए, देखिए, सॉल्व कीजिए। नहीं आए मेरे से पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सही है। जाते जाते मैं आपको एक प्रॉब्लम देख के जा रहा हूँ, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम मेरा जो अगला होगा, मैं गति के नियम पे बात करूंगा, या फिर इनर्शिया पे, जड़त्व पे बात करूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जड़त्व का टॉपिक है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स वहीं से हो, तो अगला वीडियो उस पर बनाऊँगा मैं, ठीक। तो पहले इसको हम देख लेते हैं कि एक प्रॉब्लम मैं आपको दे के जा रहा हूँ, और इस प्रॉब्लम को वीडियो देखने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं देखता हूँ कितने बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दे रहे हैं, ठीक है। आप नहीं दे पाओगे तो मैं जब जरूरत तो पढ़ाऊंगा तो इसको समझा दूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने इसका आंसर कर पा रहे हैं, कितने ने इसको आंसर मेरे को दे रखा है, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले वीडियो में, जब मैंने मोशन का पहला वीडियो दिया था, इससे पहले वाले वीडियो में जब उसका इंट्रो दे रहा था, तो मैंने वहाँ पर पढ़ाया था आपको डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बारे में, और ये विस्थापन की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो आपकी प्रॉब्लम क्या है, लिख लीजिए जल्दी से। प्रॉब्लम है R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर, R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक, दिख रहा है वहाँ तक, R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर दिखना चाहिए भाई, रुक जा यार, दिख रहा है भाई अब, ठीक है। R त्रिज्या वाले, मैं थोड़ा सा इसको और पीछे कर दूँ आपको दिखे, अभी दिख रहा है। R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक खिलाड़ी 40 सेकंड में, ठीक है, 40 सेकंड में क्या करता है वो, एक चक्कर पूरा करता है। तो 2 मिनट, कितने सेकंड दिया भाई, 2 मिनट 20 सेकंड में उसका यानी किसका, खिलाड़ी का, मैं खिलाड़ी बॉडी लिख देता हूँ भाई, 20 सेकंड में खिलाड़ी का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस भी मैं दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ए बी सी और डी, मैं 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 0 यानी 0, दूसरा ऑप्शन है 2R, तीसरा ऑप्शन है 3/4R, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है 70R, ठीक, 0R, 2R, 3/4R और 70R, ये 4 ऑप्शंस हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर, ठीक है। फिर मैं अगला बनाऊंगा जड़त्व पे मैं बनाऊंगा, उस पर हम लोग बात करेंगे, क्लियर है। पढ़िए, पढ़ाइए, न समय पूछिए, मैं फिर से क्या करूँगा, इसको आपको बताऊँगा, ठीक है ना।